हेलो प्रिया। हाँ, आवाज़ आ रही है? हाँ, और बच्चे हैं? अच्छा, अच्छा। थोड़ा इसका इश्यू हो रहा था ना, ये अपडेट करने का बोल रहा था। तो इसमें और चीज़ें समझ में तो आ रही है ना? कुछ मिस हो रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये अभी करी मैंने, आज रिकॉर्डिंग कर लिया उनकी। हाँ, औरों को भी बुला दो फटाफट फिर करता हूँ स्टार्ट। हुँ, स्टार्ट करता हूँ फिर मैं। अच्छा, आ गए। हेलो दीक्षिता। स्टार्ट करूँ फिर मैं? ठीक है, ठीक। वो सीमा आएगी तो उसको भी बता देना कब आ रही है। ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या? लास्ट क्लास में हमने टू डायमेंशनल ब्रेवियस लैटिसेस और क्रिस्टल सिस्टम को समझा था। ठीक है? मैं थोड़ा-सा टू डायमेंशनल का बैक कर लेता हूँ, फिर थ्री डायमेंशन पे आऊँगा, क्योंकि अगर तुम्हें वो चीज़ें दोबारा से थोड़ा-सा रिवाइज़ हो जाएँगी तो फिर तुम्हारा ईज़ी रहेगा उसको समझने में, थ्री डायमेंशन को समझने में। ठीक है? तो टू डायमेंशन ब्रेवियस लैटिसेस को मैं थोड़ा-सा दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट से, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है? तो टू डायमेंशन के अंदर हमने पढ़ा क्या था? कल मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम सिमेट्रिक ग्रुप्स बनाते हैं, तो सिमेट्रिक ग्रुप्स के अंदर हमने 2 तरह के सिमेट्रिक ग्रुप्स पढ़े थे। एक था पॉइंट ग्रुप और एक दूसरा था स्पेस ग्रुप। ठीक है? अभी हमारा जो स्टडी है वो पॉइंट ग्रुप के ऊपर है। हमें स्पेस ग्रुप में उतना नहीं जाना। स्पेस ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। ठीक है? उस वो अलग टॉपिक के अंदर चला जाएगा। उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशनल, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और इन्वर्जन का कॉम्बिनेशन करके हम डिफरेंट तरीके के क्या करते हैं, सिमेट्रिक कॉम्बिनेशंस को बनाते हैं। जहाँ तक की बात है हमारे पास पॉइंट ग्रुप की, पॉइंट ग्रुप में रिफ्लेक्शन, रोटेशन और इन्वर्जन, ये तीनों चीज़ों को मिला करके हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में डिफरेंट सिमेट्रिक कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। तो हमको क्या मिला था वहाँ पे, कल हमने डिस्कस किया था कि 2 डायमेंशन के अंदर हमारे पास टोटल 32 ऐसे सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, या नेचर में ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, जो हमें सिमेट्री प्रोवाइड कर सकते हैं। और टू डायमेंशन के अंदर 10 ऐसे डिफरेंट तरीके के सिमेट्री कॉम्बिनेशंस हैं, जो इन्वर्जन, रिफ्लेक्शन और रोटेशन से मिलकर के बने हुए हैं। तो वो क्या करेंगे, वो हमें 10 टाइप के, टू डायमेंशन में 10 टाइप के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देंगे। ठीक है? वेयर जब हम बात करेंगे किसकी, अब देखो, जरूरी तो नहीं है ना कि जो 32 ग्रुप बने टू थ्री डायमेंशन में और 10 ग्रुप सिमेट्री कॉम्बिनेशन बने हमारे पास टू डायमेंशन में, ये जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास ये नेचर में भी फीजिबल हो, नेचर में भी पॉसिबल हो। तो नेचर में हम जब अभी डिटेक्ट करते हैं या चेक करते हैं, तो हमें ये जो इसमें से सिर्फ 14 टाइप के ऐसे थ्री डायमेंशन में 14 टाइप के जो ब्रेवियस लैटिसेस देखने को मिले। हमें 14 टाइप के ऐसे क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिला जो नेचर में इन सिमेट्री ऑपरेशन के साथ कंसिस्टेंट था। तो हमने क्या कहा, इन कंसिस्टेंट सिमेट्री ऑपरेशन को ही हमने कह दिया, जो इनसे लैटिसेस बनते हैं उन्हें हमने कह दिया ब्रेवियस लैटिसेस।
ठीक है, और 2 डायमेंशन में किसकी नंबर क्या है, 5 है। तो हमने कल 5 के ऊपर बात करी थी, हमने कहा था कि जो हमारे पास प्रीवियस लैटिसेस इन 2 डायमेंशन के अंदर हम प्रीवियस लैटिस की बात करेंगे तो 4 क्रिस्टल सिस्टम और 5 प्रीवियस लैटिस वहां पर बनते हैं। तो 4 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या कौन कौन सा है, ऑब्लिक है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है और हेक्सागोनल है। ठीक है, तो हमने ये 4 चीजें पढ़ी थी और मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी जिसे हम कहते हैं लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर, कोई भी लैटिस दूसरे लैटिस से कैसे चेंज हो सकता है, दूसरे लैटिस से कैसे अंतर, उसमें डिफरेंस क्या है, वो हमें कौन डिफाइन करता है, लैटिस पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। इनको हम डिफाइन करते हैं उसके लैटिस वेक्टर्स से, लैटिस वेक्टर्स और उनके बीच के एंगल से। ठीक है, तो एंगल बिटवीन देम लैटिस वेक्टर्स और उनके बीच के एंगल, जो हमारे पास लैटिस वेक्टर्स हो गया और उनके बीच के एंगल हो गया, उससे हम क्या डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो बनने वाला क्रिस्टल सिस्टम है या बनने वाला हमारे पास जो क्रिस्टल है वो कैसा बनेगा, ऑब्लिक बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा, स्क्वायर बनेगा या हेक्सागोनल बनेगा इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो इन्हीं को हमने स्टडी किया था। तो ऑब्लिक के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो चीजें होती है, और हमने देखा था कि जो रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर अपने आप में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव और एक होता है रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। अब नेचर में यही क्यों मिलते हैं, इनके अपने एक कारण है। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मुझे स्क्वायर में स्क्वायर प्रिमिटिव और स्क्वायर सेंटर्ड क्यों नहीं मिला, क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। या हेक्सागोनल में हेक्सागोनल सेंटर्ड या हेक्सागोनल प्रिमिटिव क्यों नहीं मिला, ठीक है, सिर्फ हेक्सागोनल क्यों मिलता है। तो वो चीजें जो हम 3 डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा क्लियर करूंगा मैं तुम्हारा। ठीक है, जो अभी बात है कि हमारे पास जो ऑब्लिक सिस्टम है, तो ऑब्लिक सिस्टम के अंदर ए इक्वल्स टू बी है और गामा जो हमारे पास एंगल बिटवीन, इसको हम डिफरेंट एंगल को डिफाइन करते हैं गामा से। तो एंगल बिटवीन वेक्टर लैटिस वेक्टर ए एंड लैटिस वेक्टर बी, उनके अंदर जो उनका जो बीच का एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री अगर ना हो और ए डज नॉट इक्वल टू बी हो, तो और होगा क्या, यहाँ पर देखना कि गामा की वैल्यू ऑलमोस्ट 90 से थोड़ा कम रहती है। ठीक है, तो तुम्हें जो एंगल जो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो स्ट्रक्चर हमें क्या मिलेगा, उसे हम कहते हैं ऑब्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट सेल बनता है, यूनिट सेल बनता है वो कैसा होता है, पैरेललोग्राम होता है। ये चीज का हम डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने बताया था कि जो हमारे पास दूसरा चीज आती है वो होता है रेक्टेंगुलर सेंटर्ड या रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर सेंटर या रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव और सेंटर्ड के अंदर हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, रेक्टेंगुलर सेंटर्ड, ये चीजें किस तरह से आती हैं। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, हमने कहा था कि जब हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव कब होगा, जब हमारे पास नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होगा, तब हम उसको रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव कहेंगे। और अगर मोर देन 1 हो जाएगा तो रेक्टेंगुलर सेंटर। सेंटर कहने का मतलब है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट तो इस तरह से बनेगा, व्हेन ए डज नॉट इक्वल टू बी, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगुलर कंडीशन यही होती है कि हमारे पास जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ आपस में बराबर नहीं होती है, एक छोटी एक बड़ी होती है, और हमारे पास दोनों लेंथ के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो उस टाइम पे जो चीज हम लेते हैं उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप हमें मिलता है। और रेक्टेंगुलर शेप में 2 चीजें हमने देखी थी, जब हमने कहा था कि पॉइंट अगर कॉर्नर्स पर होंगे तो उसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर पे हमें पॉइंट मिलते हैं, तो टोटल इफेक्टिव जो नंबर्स ऑफ एटम है वो हमें किस तरह से मिलते हैं, वो इस तरह से हम निकाल पाते हैं। अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 है तो हम उसके कहेंगे रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, तो हम उसे कहेंगे क्या, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम टोटल इसमें मैंने बताया था तुम्हें कि कॉर्नर्स पे तो 1, टोटल 1 हिस्सा आएगा और 1 इसके अंदर भी आ रहा है, तो इसको इसका नाम हो गया रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। फिर हमने कहा था कि स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ए इज इक्वल टू बी है और गामा इज इक्वल टू 90। हमें स्क्वायर की कंडीशन पता है कि स्क्वायर कब बनता है, स्क्वायर तब बनता है जब दोनों लैटिस पैरामीटर्स बराबर होते हैं और गामा की वैल्यू जब एक्स बराबर होती है, 90 के बराबर होती है, तब हम कहते हैं उसको क्या, उसे हम कहेंगे स्क्वायर। और इसके अंदर जो यूनिट, उसके अंदर जो हमें यूनिट सेल मिलते हुए दिखता है वो कैसा है, वो उसे हम स्क्वायर यूनिट सेल कहेंगे। इससे जो हम रिपीटिशन से पूरा स्क्वायर लैटिस जनरेट करेंगे वो स्क्वायर यूनिट सेल से ही मिलकर के बनेगा, और इसमें रेक्टेंगल का शेप का क्या बनेगा, यूनिट सेल बनेगा। ठीक है, फिर हमने लास्ट जो इसमें पॉइंट था वो था हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि हेक्सागोनल कैसा होता है, व्हेन ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, हेक्सागोनल शेप कैसा होता है, एक रोम्बस की तरह होता है इसका यूनिट सेल। जैसे रोम्बस तुमने देखा होगा, तो रोम्बस की तरह इसका यूनिट सेल होता है जिसमें a इज इक्वल टू बी है, वेयर एज गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। जब हमारे गामा की वैल्यू किसके बराबर आती है, 120 डिग्री के बराबर आती है, तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, जो शेप हमें मिलता है, ये इस तरह का शेप हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर, सॉरी उसे हम कहते हैं हेक्सागोनल, और वो रोम्बस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये 4 तरह के हमने क्रिस्टल सिस्टम समझे थे। आज हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन के ऊपर, और मैं तुम्हें कल एफसीसी बीसीसी पढ़ाया था थोड़ा बहुत, वहां पे इफेक्टिव एटम्स का फॉर्मूला याद रखना कि एन इफेक्टिव जो होते हैं वो किस तरह से हम निकालते हैं, एन इंटरनल प्लस जो फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वो हाफ हाफ शेयर करते हैं, और जो कॉर्नर्स पर होते हैं 3 डायमेंशन के अंदर वो कैसा शेयर करते हैं, वो 8 शेयर करते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन के लिए ये फॉर्मूला 3 डायमेंशन के लिए।
ठीक है, तो इस तरह से हमने कल ये चीज देख ली थी। तो आज मैं जो तो स्टार्ट कराने वाला हूँ वो हमारे पास है ब्रेवियस लैटिसेस इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन ब्रेवियस लैटिसेस। ठीक है, तो 3 डायमेंशन ब्रेवियस लैटिसेस धीरे धीरे समझते जाना। इसमें जो टोटल ब्रेवियस लैटिसेस बनते हैं उसे हम कहते हैं, इस जो ये वाला सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, अब ये 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है? 7 क्रिस्टल सिस्टम कहने का मतलब है कि कल मैंने तुम्हें बताया था, जब सिमेट्री ऑपरेशन, जब हम इन्वर्जन को ऐड कर देते हैं, क्योंकि इन्वर्जन अपने आप में पॉइंट ऑपरेशन है, पॉइंट ऑपरेशन के होने के साथ साथ तो 3 डायमेंशन के अंदर भी वैलिड होता है। तो इन्वर्जन में क्या होता है? पॉइंट ऑपरेशन। मैंने बताया था कि हमारे पास अगर कोई इस तरह का शेप है, इन्वर्जन को समझने का तरीका किस तरह से अगर मैं मानूं, तो हमारे पास इस तरह का शेप है और उसके बीच में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम दिखाते हैं 1 बार से। ठीक है, 1 बार से दिखाते हैं, और अगर मैं इसके एक डायरेक्शन में जाऊं प्लस आर में, तो वैसी पॉइंट मुझे माइनस आर में भी मिलेगा। तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट के अलोंग ये वाला जो आइडेंटिकल पॉइंट है और ये वाला आइडेंटिकल पॉइंट है लैटिस का, वो क्या है? इन्वर्जन ऑपरेशन के अंदर लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास इस तरीके की नेचर देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं 3 डायमेंशन के अंदर। तो 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास क्या होता है? 7 क्रिस्टल सिस्टम है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम से हमारे पास 14 ब्रेवियस लैटिसेस बनते हैं, 14 ब्रेवियस लैटिसेस बनते हैं। ठीक है, इन 7 से हम, जैसे हमने वहां पे देखा था कि 4 क्रिस्टल सिस्टम से 5 ब्रेवियस लैटिस बनते हैं, तो यहाँ पर 7 क्रिस्टल सिस्टम से, क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि इन्वर्जन को ऐड करने पर हमारे पास रोटेशन प्लस इन्वर्जन प्लस रिफ्लेक्शन को ऐड करके इन सिमेट्रिक ग्रुप से हमको टोटल 32 डिफरेंट टाइप के क्या मिले थे? सिमेट्री ऑपरेशंस मिले थे या सिमेट्री कॉम्बिनेशन मिले थे। अभी सिमेट्री जो हमारे पास मिली है टोटल डिफरेंट, इनको मिला करके 32 जो डिफरेंट मिली है, उसमें सभी नेचर में हो पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा था कि इन 32 में से 14 क्रिस्टल 14 हमें क्या मिलते हैं? ब्रेवियस लैटिसेस मिलते हैं। और ब्रेवियस लैटिस 14 किससे बने होते हैं? 7 क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। क्रिस्टल कहने का मतलब है क्रिस्टल जो नेचर में प्रेजेंट होगा। ब्रेवियस लैटिस कहने का मतलब है लैटिस जो होता है वो हमारे पास इमेजिनरी थिंग है। लैटिस के अंदर अगर हम बेसिस को ऐड कर देंगे, उनके एटम्स को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या बन जाएगा? वो क्रिस्टल सिस्टम तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो 7 क्रिस्टल, 7 तो अलग अलग होते हैं, लेकिन 7 क्रिस्टल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अभी हम चेक करेंगे कि हमारे पास किस तरह से ये पार्ट बनते हैं, तो उसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक छोटी सी एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को तुम्हें थोड़ा समझना किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें कि हमारे पास कौन सा क्रिस्टल सिस्टम हम यूज करें, क्योंकि 7 क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा? क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास लैटिस पैरामीटर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, जब हम लैटिस पैरामीटर की बात करेंगे, लैटिस पैरामीटर की बात करेंगे, तो 2 डायमेंशन के अंदर हमने ए और बी की बात करी थी और गामा की बात करी थी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे, अब देखो होगा क्या, थोड़ा सा समझना 3 डायमेंशन किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, देखो। तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से होता है। तो अब हमारे पास होगा क्या? हेलो, बफरिंग कर रहा है क्या? हेलो, आवाज क्लियर है? ठीक, देखो अब क्या होगा कि हमारे पास 3 डायमेंशन के अंदर होता क्या है? 3 डायमेंशन के अंदर हमें 3 एक्सिस होती हैं। मान लीजिए मेरे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ठीक है, तो हमारे पास थ्री डायमेंशन में 3 एक्सिस हमारे पास हो गई। तो एक्स से करस्पॉन्डिंग जो लैटिस पैरामीटर हम मेजर करेंगे, एक्स की लेंथ में जो लैटिस पैरामीटर मेजर करेंगे, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हमने कह दिया वेक्टर ए। ठीक है, वाई की डायरेक्शन में हमने कह दिया वेक्टर बी, और जेड की डायरेक्शन में हमने कह दिया वेक्टर सी। ठीक है, तो ए बी सी हमारे पास 3 डायमेंशन में हो गया। अब यहां पर सिंपल एक एंगल गामा नहीं, मतलब 3 एक्सिस में आपस में बनने वाले एंगल, एक्स का वाई के साथ, एक्स का जेड के साथ और एक्स वाई का जेड के साथ। तो इन तीनों एंगल को मैंने नाम दे दिया अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, इनको हम बाद में डायरेक्शन कोसाइंस भी कहेंगे, डीसीज। ठीक है, बाद में जो तुम पहले पढ़ के आए हो, ठीक है, लैटिस वेक्टर के अंदर इनको हम डीसीज भी कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये अभी फिलहाल तुम ऐसा समझ लो कि ये सिंपल सा 3 एक्सिस के बीच में, जब मैं यहाँ पर कोई भी क्यूबिक लैटिस बनाऊंगा, तो क्यूबिक लैटिस के अंदर होगा क्या? क्यूबिक लैटिस के अंदर 3 तरह की हमारे पास डायरेक्शन आएंगी। ठीक है, 3 तरह की डायरेक्शन कौन से होंगे? एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। मान लीजिए ये लेंथ हमारे पास एक्स है, ये लेंथ मेरे पास वेक्टर ए से रिप्रेजेंट होती है, ये लेंथ वेक्टर बी से, और ये लेंथ वेक्टर सी से। और इनके बीच में ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल अल्फा हो गया, ए और बी और सी के बीच में बनने वाला एंगल बीटा हो गया, और ए और सी के बीच में बनने वाला एंगल गामा हो गया। तो इस तरह से हम 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखेंगे।
तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना चीजों को, किस तरह से हम इसको मेजर करते हैं। तो हमारे पास लैटिस पैरामीटर समझ में आया, तो लैटिस पैरामीटर हम इस तरह से लेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें लेते हैं, इसमें कितने ब्रेवियस लैटिस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल सिस्टम है उसी की कुछ ब्रेवियस लैटिस पार्ट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि हमारे पास जो अगर हम बात करेंगे कि कौन सा हमारे पास लैटिस सिंबल, और लैटिस सिंबल मैं तुम्हें कल बता दिया था, अगर हम बीसीसी कॉमन सिंपल क्यूबिक के लिए हम यूज करेंगे कौन सा, सिंपल क्यूबिक के लिए हम यूज करेंगे प्रिमिटिव पी का साइन यूज करेंगे, सिंपल सिंपल क्यूबिक के लिए हम प्रिमिटिव पी का साइन यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे किसकी, बीसीसी की, ठीक है, तो बीसीसी में हम आई यूज करते हैं, और एफसीसी में हम कौन सा यूज करते हैं, एफ यूज करते हैं, कैपिटल एफ। तो इन चीजों को हम नोटेशन को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और कुछ एग्जांपल्स हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अब देखो क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो पहला क्रिस्टल सिस्टम है, और जो मैं क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो क्या है, अपने आप में थोड़ा सा एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। पहले जो सबसे मोस्ट सिमेट्रिक हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, जो मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम होंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा सिमेट्री थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, सिमेट्री के अंदर नहीं आ पाते हैं, उनके ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। तो जो पहला क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास, वो क्रिस्टल सिस्टम कैसा है, उसे हम कहते हैं क्यूबिक। थ्री डायमेंशन के अंदर बात करेंगे तो पहला क्रिस्टल जो हमारे पास बनेगा थ्री डायमेंशन के अंदर, जो बहुत ज्यादा सिमेट्रिक है, उसे हम क्यूबिक कहते हैं, सबको हमें पता है। जैसे हमने वहां पे स्क्वायर देखा था, तो स्क्वायर के अंदर अगर हम थर्ड डायरेक्शन जेड में भी हम मूव करने लग जाएंगे, तो स्पेस में मूव करने लग जाएंगे, तो वहां पर जो क्रिस्टल सिस्टम हमें बनेगा वो कौन सा होगा, क्यूबिक होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्यूबिक के अंदर मैंने तो बताया था डायरेक्शन। अब देखो क्यूबिक के अंदर होगा क्या, एक स्क्वायर की अगर तुम बात करते हो तो उसमें लेंथ ए और लेंथ बी बराबर होती है, वैसे ही अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो उसमें तीनों ही लेंथ बराबर होती है। तो अगर हम बात करेंगे क्यूबिक की, तो वहां पे क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, हमें पता है कि जब हम बात करते हैं तो ये कैसा है, ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। ऑर्थोनॉर्मल कहने का मतलब है ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो सिस्टम है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर और सी ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये आपस में परपेंडिकुलर हमें बताते हैं, ठीक है। तो ए और बी और सी के बीच में जो एंगल हमेशा बनता है, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, वो हमेशा कैसे होता है, 90 डिग्री एंगल को क्रिएट करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल एक्सिस, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ऑर्थोगोनल एक्सिस, ऑर्थोगोनल एक्सिस कहने का मतलब है कि हमारे पास एक दूसरे के ऊपर ये तीनों ही एक्सिस क्या होंगी, 90 का एंगल क्रिएट कर रही होंगी। ऐसे भी सिस्टम होते हैं, ऐसे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जहां ये चीजें नहीं होती हैं। कहने का मतलब है वो जरूरी नहीं है कि इनके बीच में एंगल 90 का ही हो, फिर वो अलग कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आ जाता है। तुमने नाम सुना होगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि वो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट अलग हो जाते हैं, यहाँ पर जब हम बात करेंगे किसकी, कोऑर्डिनेट एक्सिस की, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर हमारे पास जब हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, तो ए बी सी अंदर, उसके अंदर ये तीनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर 90 का एंगल बनाएंगे। तो जो लैटिस हमारे पास बनता है यहाँ पर, जो क्यूबिक लैटिस है, क्यूबिक लैटिस हमारे पास क्या बनाता है, एक दूसरे के अंदर जो अल्फा है और बीटा है और गामा है, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। ये क्लियर है। तो हमारे पास जो क्यूबिक लैटिस के अंदर जो चीज बनेगी वो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा 90 के एंगल को बनाएंगे, और ए बी सी हमारे पास बराबर होंगे। इसके अंदर जो ब्रेवियस लैटिसेस बनते हैं वो कौन सा बनता है, वो बनता है सिंपल क्यूबिक, SCC, सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल कह सकता हूं मैं। फिर आता है BCC, बॉडी क्रिस्टल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तीन चीजें इसमें बनती हैं, एक बनती है सिंपल क्यूबिक, एक बनता है बॉडी सेंटर्ड, और दूसरा बनता है फेस सेंटर्ड, FCC, ठीक है। तो FCC, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम P से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम I से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे F से, ठीक है। तो क्यूबिक लैटिस हमारे पास क्या होगा, क्यूबिक लैटिस के अंदर हमारे पास जो क्रिस्टल बनता है वो उसमें ए बी सी बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर होता है। और जो ब्रेवियस लैटिसेस बनते हैं इसमें, एक क्यूबिक के ही पार्ट हैं, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। ये तीनों चीजें हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की, तो कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर क्रिस्टल ऐसा बन सकता है, सिंपल सा, एक होता है कॉपर हो गया, जैसे कॉपर का क्रिस्टल हो गया, सिल्वर का हो गया, आयरन का हो गया, सोडियम का हो गया, ठीक है, CSCl हो गया, NaCl हो गया। ये सब क्या है, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, किसके, हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल के, ये सब क्यूबिक क्रिस्टल बनाते हैं। जो सेकंड हम बात करेंगे, सेकंड हमारे पास क्या है, टेट्रागोनल, ठीक है। तो टेट्रागोनल में होता क्या है, टेट्रागोनल में अब क्या होगा, थोड़ा सा सिमेट्री डिफरेंट होने लग जाएगी। देखो अभी तक सिमेट्री थी, ए बी सी के बराबर थे और अल्फा बीटा गामा एक दूसरे के बराबर थे। अब थोड़ा सा सिमेट्री में क्या हो जाता है, सिमेट्री में थोड़ा फर्क आने लगता है।
जैसे ए बराबर तो बी होता है, लेकिन वो बराबर नहीं होता सी के। कहने का मतलब है ए इक्वल टू तो बी है, लेकिन वो तीसरी साइड के बराबर नहीं है। तीसरी साइड कम या ज्यादा हो सकती है। तो क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, दो साइड तो बराबर होती हैं, लेकिन तीसरी साइड वो बराबर नहीं होती है, तीसरी साइड में चेंज आ जाता है। और जो अल्फा, अभी अल्फा बीटा और गामा अभी सेम ही है, ये 90 डिग्री के बराबर है। तो एक यहाँ पर चेंज कर दिया तो मुझे कौन सा क्रिस्टल सिस्टम मिल गया, टेट्रागोनल। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम बनता है, उसके इसके करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम बनता है वो होता है सिंपल क्यूबिक। ठीक है, अब मैं इसको एस सी सी नहीं लिखूंगा, क्यों, ये सिंपल क्यूबिक है। खाली यहाँ पर एक टी लगा दूंगा तो सिंपल क्यूबिक टेट्रागोनल हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे ही बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। ठीक है, बीसीटी कह सकते हैं, बीसी कह सकते हो तुम इसको, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, और ये होता है सिंपल क्यूबिक फॉर टेट्रागोनल। ठीक है, इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, सिंपल क्यूबिक के लिए पी हो गया, बॉडी सेंटर के लिए आई हो गया। ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूं तो हमारे पास हो गया TiO2। ठीक है, TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड। और हमारे पास जैसे एक होता है बीटा टिन। बीटा टिन, इसको बाद में देखेंगे हम बीटा टिन किस तरह से, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसमें भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल नेचर में बनते हैं टेट्रागोनल के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास जो थर्ड आता है, थर्ड हमारे पास कौन सा होगा, वो हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, अब ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, अभी एक साइड एक दूसरे के बराबर नहीं थी, अब तीनों ही साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है। ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी। कहने का मतलब है ये कुछ ना कुछ अपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है। और अल्फा बीटा गामा अभी भी किसके बराबर है, 90 के बराबर है, अभी भी यहाँ पे सिमेट्री है। तो तुम्हें देखते आ रहे होगे, पहले तीनों चीजों में सिमेट्री थी, तीनों 90 के बराबर थे और तीनों एक दूसरे के बराबर थे, लेकिन यहाँ पर फिर एक सिमेट्री का कॉपरेशन, थोड़ा सा हमारे पास सिमेट्री यहाँ पर हटी, फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये ठीक है, इसमें भी सिमेट्री है, फिर हमने क्या कर दिया, फिर दो तीनों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग कर दिया तो हम किस तरह से इसको देखेंगे, तो इसमें कितने बनते हैं, तो ऑर्थोरोम्बिक जो होता है स्ट्रक्चर, उसमें हर तरीके का बनता है। इसमें सिंपल क्यूबिक भी बनता है, इसमें बॉडी सेंटर्ड भी बनता है, इसमें फेस सेंटर्ड भी बनता है, और इसमें एंड सेंटर्ड भी बनता है। तो तुम देख रहे होगे कि जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास, उसमें चारों तरह के क्या बन रहे हैं, चारों तरह के क्रिस्टल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं सिंपल क्रिस्टल ऑर्थोरोम्बिक, BCO, FCO या ECO, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो होगा ये होगा P। ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करेंगे BCC को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं I से, फेस सेंटर्ड हो गया F, और एंड सेंटर्ड हो गया E। ठीक है, सॉरी, एंड सेंटर्ड हमारे पास हो गया C। इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा, एंड सेंटर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हमारे पास हो गए, एक आता है गैलियम, ठीक आता है, एक आता है Fe3C। ठीक है, सी हमारे पास क्या होता है, सेलेमाइट। जो हमारे पास सी है उसे हम कहते हैं सेलेमाइट। ठीक है, तो आयरन सेलेमाइट कह सकते हो इसको। ठीक है, इस तरह से हम इसको यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम समझ में आया, जहां पर हमने क्या देख रहे हैं, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर ए डज नॉट इक्वल टू बी है और बी डज नॉट इक्वल टू सी है। उस टाइम पे जो हमारे पास चीजें बन रही हैं, वो हमारे पास चार चीजें यहाँ पर बन रही हैं। देखो, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर चार पार्ट हो गए, सिंपल भी बन रहा है, BCC बन, सिंपल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट होंगे सिंपल कॉर्नर्स पर होंगे। BCC कहने का मतलब क्या है, जब इस तरह का ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होगा, तो उसके अंदर जो हमारे पास क्रिस्टल होगा, उसके बॉडी में भी एक पॉइंट होगा। हम जो यूनिट सेल वहां पे लेंगे, ये ब्रेवियस लैटिस के अंदर यूनिट सेल भी कह सकते हो तुम इनको, ये यूनिट सेल भी हमारे पास तरह से बनेंगे। तो हमारे पास यूनिट सेल भी बॉडी सेंटर्ड वाला बन जाएगा, ये नॉन प्रिमिटिव है तीनों, ये प्रिमिटिव है। FCC कहने का मतलब है कॉर्नर्स पर तो होंगे ही पॉइंट, उसके फेसेस पर भी पॉइंट होंगे, जो हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक वाला स्ट्रक्चर बनेगा उसके फेसेस पर भी पॉइंट होंगे। और एंड सेंटर्ड पे तुम्हें कल बताया था कि एंड सेंटर्ड पे किसी भी दो आमने सामने वाले एंड्स पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ये चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट होंगे, जैसे हमारे पास एंड सेंटर की बात करूँ, तो एंड सेंटर हमारे पास अगर मैं क्यूबिक का ही बनाता हूँ, तो एंड सेंटर किस तरह से बनेगा, इस तरह से, कॉर्नर्स पर तो होंगे पॉइंट। ठीक है, तो कॉर्नर्स पर हमारे पास पॉइंट होंगे, लेकिन उसके दो एंड पर, या चाहे ये दो सामने वाले एंड्स पर हो, चाहे ये वाले एंड पर, ये वाले एंड पर हो, अब ये ऊपर की तरफ को है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ को है, यहाँ यहाँ हो या फ्रंट में या बैक में हो। ठीक है, तो कोई भी दो फेसेस को लेकर के हम एंड सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अब तुम यहाँ पर बना रहे हो और या यहाँ पर बना रहे हो, ऐसा ये पॉसिबल नहीं होगा, सामने सामने वाली चीजों पर बना रहे हो। ठीक है, एंड सेंटर के अंदर। फिर हम बात करते हैं फोर्थ, जो फोर्थ क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास है, उसे हम कहते हैं रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, या हम इसको कहते हैं ट्राइगोनल। हमने ऊपर पर टेट्रागोनल पढ़ा था, अभी क्या आ गया,
ट्राइगोनल, ठीक है, इसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं या रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं। तो ट्राइगोनल रोम्बोहेड्रल कहते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ए बी सी को तो सेम रख रहे हैं, अब हम एंगल में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। एंगल में क्या, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा तो है, लेकिन गामा 90 के बराबर नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है जो हमारे पास अल्फा था वो तो बीटा के बराबर है ही, ठीक है, अल्फा बीटा के बराबर है, लेकिन हमारे पास जो गामा है वो गामा 90 के बराबर नहीं है, मतलब कि अभी तक कि जो मेरे पास ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है ये 90 के बराबर होगी, लेकिन ये गामा की वैल्यू 90 के बराबर नहीं है। तो उस टाइम पे जो हमारे पास यहाँ पे ब्रेवियस लैटिस बनता है, यहाँ पर सिंपल एक ही ब्रेवियस लैटिस बनता है, होता है सिंपल क्यूबिक वाला, सिंपल ही बनता है, सिंपल अगर हम कहेंगे सिंपल क्रिस्टल बनता है यहाँ पर सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लैटिस की सिंपल की, तो हम इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, कौन कौन से यहाँ पर क्रिस्टल ऐसा स्ट्रक्चर शो करते हैं, वो होगा जैसे हमारे पास एस बी, ठीक है, इसे कहते हैं हम शायद एस बी, इसका कोई कुछ नाम तुम्हें याद है तो मुझे बता दो। और हमारे पास बी आई, बिस्मथ हमारे पास हो गया, ठीक है, और इसमें कोई ऐसा क्रिस्टल दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, आया। अब हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट फिफ्थ क्रिस्टल सिस्टम की, तो फिफ्थ क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास किस तरह से बनता है, उसे हम कहते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, ठीक है। तो हेक्सागोनल हमारे पास किस तरह से बनता है, ठीक है। तो हेक्सागोनल हमारे पास, अगर हम बात करेंगे हेक्सागोनल की, तो हमारे पास क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी। हमारे पास अगर ऐसा हो गया कि ए तो बी के बराबर है, लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, इस वाले केस में हम देखा था कि ए बी सी बराबर है, लेकिन अब यहाँ पर भी दिक्कत आने लगी, और नीचे एंगल वाले केस में भी दिक्कत आने लगी, एंगल भी हमारे पास डिफरेंट होने लगे। गामा इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अल्फा बीटा के बराबर है, वो 90 के बराबर होगा, और जो गामा होगा वो 120 के बराबर होगा। और गामा जो हमारे पास थर्ड एंगल है वो 120 के बराबर है, अल्फा बीटा हमारे पास 90 के एंगल के बराबर है। तो उस टाइम पे जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है उसे हम कहते हैं हेक्सागोनल, ठीक है। तो हेक्सागोनल के अंदर जो बनता है वो सिंपल ही बनता है, ठीक है, सिंपल क्रिस्टल सिस्टम बनता है, और इसको भी हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे सिंपल क्रिस्टल की, तो इसमें जो एग्जाम्पल हमारे पास है मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, निकेल, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, आर्सेनाइड, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है किसके, हेक्सागोनल सिस्टम के, ठीक है। तो हेक्सागोनल सिस्टम में इस तरह से हो गया, हेक्सागोनल सिस्टम में जो लैटिस पैरामीटर होंगे वो क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा, और वो सी के बराबर नहीं है, सी थोड़ा सा डिफरेंट है, और अल्फा बीटा 90 के बराबर तो होते हैं, लेकिन गामा क्या हो गया, 120 के बराबर हो गया। अब हम बात करते हैं सिक्स एंड सेवंथ। सिक्स हमारे पास आता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक क्या होता है, तो मोनोक्लिनिक किस तरह से रिप्रेजेंट होगा उस तरह को समझेंगे। तो मोनोक्लिनिक हमारे पास व्हेन ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है, एंड डज नॉट इक्वल्स टू सी। अगर हमारे पास तीनों ही पैरामीटर बराबर नहीं है, और अल्फा इक्वल्स टू गामा, जो अल्फा और गामा है फर्स्ट और थर्ड एंगल, ठीक है, वो 90 के बराबर है, लेकिन बीटा 90 के बराबर नहीं है। और बीटा 90 के बराबर नहीं है, अल्फा और बीटा अल्फा और गामा हमारे 90 के बराबर है, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी है। तो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। और मोनोक्लिनिक के अंदर हमारे पास जो क्रिस्टल बनते हैं, ब्रेवियस लैटिसेस बनते हैं, एक बनता है सिंपल और दूसरा बनता है एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो सिंपल के लिए हमारे पास एस हो गया, सिंपल सा, सॉरी सिंपल के लिए पी हो गया, और एंड सेंटर के लिए सी हो गया, ठीक है। और हमारे पास अगर हम बात करेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर ऐसा शो करते हैं, तो तुमने एक स्ट्रक्चर देखा होगा जिप्सम का, CaSO4.2H2O। तो वो जो क्रिस्टल बनता है जिप्सम, जिप्सम से हम शायद प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाते हैं, वो शायद मुझे याद आ रहा है, कुछ ऐसा ऐसे ही करते थे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो जो जिप्सम है, ठीक है, तो जिप्सम के अंदर जो जिप्सम है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो क्रिस्टल है एक तरह का, वो क्रिस्टल जो बनता है वो क्रिस्टल कैसा होता है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल जिप्सम किसके अंदर आता है, मोनोक्लिनिक के अंदर आता है, जहां पर क्या होता है, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी है, और अल्फा और गामा फर्स्ट और थर्ड एंगल तो बराबर है 90 के, लेकिन बीटा 90 के बराबर नहीं है, 90 से 90 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, 90 के अलावा कुछ और ही होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे लास्ट हमारे फाइनल क्रिस्टल सिस्टम की, तो फाइनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमारे पास आता है ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब ट्राइक्लिनिक में होता क्या है, अब देखो इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती, कहने का मतलब है ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी,
ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, अल्फा डस नॉट इक्वल टू बीटा डस नॉट इक्वल टू गामा। जब अल्फा बीटा के बराबर नहीं है और बीटा गामा के बराबर नहीं है और ये तीनों 90 के बराबर भी नहीं है, कहने का मतलब ये 90 के बराबर है ही नहीं, कुछ भी एंगल ले रहे हैं, अल्फा कुछ और एंगल ले रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि 90 के अलावा कुछ जो भी एंगल लेंगे ये सेम एंगल नहीं लेंगे। ठीक है, तो मान लिया ये 90 हो, ये 120 हो गया, ये 30 हो गया, 60 हो गया, इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा जब अलग अलग होंगे और एबीसी की पैरामीटर भी अलग अलग होंगे, तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा मुझे वो कैसा होगा, ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं सिंपल, किसमें एक ही चीज बनेगी सिंपल। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। और तुमने एग्जाम्पल देखा होगा के आर K2CR2O7। ठीक है, तो K2CR2O7 इसका जो क्रिस्टल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो K2CR2O7 ये हमारे पास क्या बनाता है, ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर बनाता है। और बाकी की जो हमारे पास चीजें बनी, तो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पे समझ लिए। तो ट्राइक्लिनिक के अंदर क्या था, तीनों ही चीजें बराबर नहीं है, ए अल्फा बीटा के बराबर नहीं है और बीटा गामा के बराबर नहीं है, और तीनों ही 90 के बराबर भी नहीं है उस टाइम पे। ठीक है, तो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम देखा। अब तुम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जो हमारे पास ब्रेवियस लैटिसेस बने हैं ये तीनों चीजों में, 7 चीजों में, और कितने टोटल ब्रेवियस लैटिस बने हैं। देखो 3 इसमें हो गए क्यूबिक में, 3 ये हो गए, 2 5 9 हो गए, 9 10 11 12 13 एंड 14। तो टोटल मेरे पास ब्रेवियस लैटिस कितने बने, टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस बने, किसमें, 7 क्रिस्टल सिस्टम में। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ब्रेवियस लैटिसेस बन सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, तो इसी वजह से जो हमारे पास 3 डायमेंशन वाला सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेवियस लैटिसेस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये चीज रही। तो ये चीज समझ में आई। हाँ, तो अब देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे चीजों का कुछ डायग्राम यहाँ पे शो कर देता हूँ, किस तरह से हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे, किस तरह से हमारे पास चीजें बनती हैं। ठीक है, तो डायग्राम किस किस तरह से बनेंगे वो थोड़ा सा समझ लेना यहाँ पे। जैसे मैं तुम्हें कल बताया था, अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं, सिंपल क्यूबिक, ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक किस तरह से बनता है, हमें पता है कि अल्फा बीटा और गामा 90 के बराबर के होंगे, और हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करेंगे किसकी, ए बी सी और की, ए बी और सी हमारे पास क्या होगा, वो क्या होगा, बराबर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, मान लीजिए ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी और सी। अब ए बी और सी, ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी, मतलब मैं इसको ए और ए ही लिख सकता हूँ, तीनों साइड मतलब ए होगा हमारे पास। हम बताएं कि सिंपल क्यूबिक के अंदर ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी के बराबर होता है। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि हमारे पास जो ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी है, तो हमें इसको सिंपल सा ए लिख दूंगा तीनों साइड को। ठीक है, अल्फा जो मेरे पास ये एंगल है और ये एंगल है। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा, ये तीनों एंगल किसके बराबर है, 90 के बराबर है। ठीक है, तो अगर जब मैं सिंपल क्यूबिक की बात करता हूं, तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, ये क्यूबिक लैटिस है। ठीक है, तो क्यूबिक में पहला आ गया हमारे पास सिंपल क्यूबिक में होता क्या है, कॉर्नर्स पे पॉइंट होते हैं, खाली कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स आएंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स एनएफ की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी इसके लिए। क्यों, क्योंकि हर एक जो हिस्सा है वो 1/8 शेयर करेगा, तो 1/8 1/8 1/8, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, टोटल 1/8 से डिवाइड कर लेंगे, तो एनएफ की बराबर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए। और मैं इसी में बनाऊं क्या, इसी में हमारे पास कौन सा आएगा, और मैं इसी में देखूं बॉडी सेंटर्ड को, बॉडी सेंटर किस तरह से बनेगा। ठीक है, किस तरह से यहाँ पर बनेगा, इस चीज को समझना हमारे पास। तो बॉडी सेंटर हमारे पास बनता है, अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉर्नर्स पर तो पॉइंट होंगे ही, पैरीमीटर तो सेम रहेंगे दोनों में, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, अगर मैं इसको कहूंगी ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, और ये तीनों ही क्या है, 90 के बराबर है। ये चीज ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पर तो ठीक है कॉर्नर पे भी पॉइंट है, लेकिन ये किसके क्या होगा, सेंटर बॉडी पर भी होगा पॉइंट, इसके सेंटर में, जो कि बिल्कुल इसके इनसाइड में, तो इनसाइड में भी होगा, तो हम क्या कहेंगे उसको, कि हमारे पास जो ये चीज है वो किस तरह से फॉर्म हो रही है, इस तरह से फॉर्म हो रही है। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास क्या है, इसी के अंदर जो तीसरा बनता है उसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, फेस सेंटर्ड होगा। फेस सेंटर्ड के तो हमें पता है किस तरह से बनता है, इसके कॉर्नर पे तो पॉइंट होते ही है, थोड़ा मैं कुछ डिफरेंट उससे दिखाता हूँ। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे तो पॉइंट होता ही है इसके। अब क्या होगा, फेसेस पर भी पॉइंट होते हैं, फेसेस कहने का मतलब ये ऊपर वाले फेस पे भी पॉइंट होगा, साइड वाइज फेस पे भी पॉइंट हो गया,
फ्रंट में भी पॉइंट होगा, बैक में भी होगा, नीचे बॉटम में भी होगा और इस साइड में भी पॉइंट। तो टोटल इसमें कितने आ गए, 6 फेजेस पर 6 डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या आ गए, एटम्स आ गए इस तरह से। ठीक है, ये समझ आ गई। और हमारे पास क्या होंगे, इसके कॉर्नर्स पे भी एटम्स होंगे। तो इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम आते हैं बॉडी सेंटर के अंदर, बीसीसी के अंदर, वो कितने होते हैं, 2। देखो 1 तो इसके कॉर्नर की वजह से आ गए और 1 इसके बॉडी की वजह से आ गया। और हमारे पास जो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किसकी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 4 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि कॉर्नर्स पे, कॉर्नर की वजह से हमारे पास 1 आ जाएगा। और हर एक जो फेस होता है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि अगर मैं इसको एक फेस मानूं, ठीक है, फेस मानूं तो जो एटम होगा वो हाफ हाफ डिवाइड होगा, ये हाफ इस साइड में डिवाइड हो रहा है, हाफ इस साइड में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे प्लेन है, अगर मैं प्लेन को साइड वाइज देखता हूँ तो एटम मेरा इस तरह से होगा। अगर मैं इसको साइड वाइज देख रहा हूँ, साइड वाइज व्यू कर रहा हूँ, साइड व्यू, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला हिस्सा इसके अंदर की तरफ को आएगा और ये वाला हिस्सा इसके बाहर की तरफ को जाएगा। तो हाफ हिस्सा एटम का अंदर की तरफ को आएगा और हाफ क्या होगा, बाहर की तरफ को जाएगा। तो एक एटम सिस्टम में हाफ प्रोवाइड करेगा। तो टोटल हमारे पास 6 फेजेस हैं, तो 6 फेजेस में कितने टोटल एटम आ जाएंगे, 3 एटम्स आ जाएंगे जो सिस्टम के अंदर आएंगे। और बाकी के जो एक होगा वो बाहर से आ जाएगा कॉर्नर की वजह से, तो टोटल यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फेज किसकी बात रही, हमारे पास सिंपल क्यूबिक की बात रही, जो सिंपल क्यूबिक होता है। सेकंड जो मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत तुम्हें, वो होता है ट्राइगोनल। मैं तुम्हें ट्राइगोनल के बारे में बताया था, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बना देता हूँ। तो ट्राइगोनल के अंदर मैंने तुम्हें बताया क्या था, ट्राइगोनल के अंदर मैंने बताया था कि ए इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी होता है। मतलब ए और बी तो बराबर होंगे लेकिन वो सी के बराबर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा और गामा 90 के बराबर होंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका समझना किस तरह से बनता है। मान ली जाए इस तरह से हमारे पास आएगा, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिला। देखो सेम क्यूबिक की तरह दिख रहा है, लेकिन ये साइड ए और ए ही रहेगी, ये साइड ए और बी बराबर है, लेकिन जो सी साइड है थोड़ा सा लेंदी होगी। मैंने जो सी साइड बनाई है वो थोड़ा सा अलग हो गई है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इनके बीच में जो एंगल है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है, ये तो 90 के बराबर है। लेकिन ट्राइगोनल के अंदर के अंदर ये लेंथ थोड़ा सा बढ़ गई है। कौन सी लेंथ, जो हमारे पास सी वाली लेंथ है, कोई थर्ड वाली लेंथ हम क्या कर दिया, हमने इंक्रीज कर दी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, इसके अंदर एक तो सिंपल वाला बनता है, कॉर्नर पर, कॉर्नर पर पॉइंट होंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉर्नर्स पे पॉइंट होंगे। और एक इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं तो थोड़ा इस तरह से होगा ये। देखो इसमें ए और बी तो बराबर हैं एक दूसरे के, और जो थर्ड वाली सी लेंथ है, ये ए और बी एक दूसरे के बराबर है, लेकिन जो हमारे पास थर्ड वाली लेंथ है वो क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज हुई है। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पर क्या होंगे, 90 के एंगल के इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा, अगर हम बात करेंगे किसकी, इसमें दो स्ट्रक्चर मैंने बताया तुम्हें, दो स्ट्रक्चर बताया क्या, कि हमारे पास एक होता है बॉडी सेंटर्ड और एक होता है इसमें प्रिमिटिव। तो ये प्रिमिटिव वाला था और ये बॉडी सेंटर्ड वाला है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक इसके बॉडी में भी आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि जब मैं ये चीज क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है कि नेचर में किसी के पास तो चारों तरह के क्रिस्टल सिस्टम आ रहे हैं, किसी के पास एक ही आ रहा है, और किसी के पास थोड़ा सा एक दो आ रहे हैं। टेट्रागोनल के पास जो हम यहाँ पर सिंपल से टेट्रागोनल को अगर हम देखेंगे, तो टेट्रागोनल के अंदर क्यों ऐसा है कि एच सी तो है, बीसीटी तो है, लेकिन एफसीटी नहीं है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल नहीं है। क्यों नहीं है, अगर इसमें ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो फेस सेंटर्ड भी बनना चाहिए था, पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्यों नहीं बन रहा है, ये क्यों हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं। उसका थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल तुम समझ लेना, कि जो हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक है यहाँ पर, उस फेस सेंटर्ड क्यूबिक को इसमें कंसिडर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे तुम सिंपल सा कोई भी चीज देखोगे, मान ले जाए और किसी चीज को तुम देख रहे हो और वो चीज किसी दूसरे चीज की तरफ दिख रही है, कहने का मतलब है मान लिया तुम किसी चीज को एफसीसी बना रहे थे, अब वो एफसीसी बीसीसी की तरफ रिप्रेजेंट होने लग गया, तो तुम उसे एफसीसी थोड़ा कहोगे, बीसीसी तो कहोगे। सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ तुम्हें, मान लिया हम टेट्रागोनल में क्या बना रहे हैं, टेट्रागोनल में हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक बना रहे हैं, ठीक है, तो टेट्रागोनल में फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनाते हैं, तो किस तरह से होगा देखो।
ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो मैंने क्या बना दिया, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया ना, मेरे पास टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें दो लैटिस मैंने दो करस्पॉन्डिंग बना दी, ये भी एक टेट्रागोनल है, ये भी एक टेट्रागोनल है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, सबके कॉर्नर्स पर तो पॉइंट होंगे ही, थोड़ा इस बात को समझना। ठीक है, क्यों हम एफसीसी नहीं ले रहे हैं किसी भी या किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर में, तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों हम उसमें, मैंने इसमें सिंपल एक हेक्सागोनल में सिंपल एक प्रिमिटिव लिया है। और कहाँ है इसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये सब कहाँ है, ये सब क्यों नहीं बन रहे हैं उसमें, या बन रहे हैं तो हम उसको ले क्यों नहीं रहे हैं, क्यों, इसका कैसा एग्जाम्पल है मैं एक समझा देता हूँ ताकि तुम ऐसे ही समझ सकते हो। देखो टेट्रागोनल के अंदर हम एफसीसी बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में टेट्रागोनल के अंदर एफसीसी नहीं होता, क्यों नहीं होता भी हम उसको समझ जाएंगे। अब एफसीसी एफसीसी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी बात करूंगा तो होगा क्या, एक सेंटर में यहाँ पर एफसीसी में अगर बनाऊंगा तो इसके नीचे होगा, एक इस साइड में होगा, एक फ्रंट में होगा, एक बैक में होगा, एक यहाँ होगा और एक साइड में होगा। ठीक है, 6 इसके बाद पार्ट बन गए। अब मैं इसके पार्ट को शो करता हूँ। इसके पार्ट में क्या होगा, एक ग्राउंड में होगा नीचे बॉटम पे, एक फ्रंट में होगा, एक बैक में होगा, एक साइड में होगा और एक टॉप में होगा। ठीक है, और इस साइड का ये इसके साथ शेयर कर ही रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब तुम यहाँ पर क्लियरली एक चीज देख रहे हो, क्लियरली क्या होगा देखो, मैं एक चीज यहाँ पर समझाता हूँ। क्लियरली अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ यहाँ पर, इसको अभी समझना थोड़ा सा, और बाकी के इनको कंसीडर मत करना, मैं सीधे इसको डायरेक्ट ये जमीन वाले से मिला रहा हूँ जो बॉटम पे है। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से मिला रहा हूँ, इस वाले से। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसे। अब ये देखो, इस शेप को देखना। ठीक है, अब ये जो शेप मेरे पास है, अब इस शेप को देखो, ये शेप मेरे पास जो बना वो कैसे बन रहा है देखो, ऐसे ऐसे, इस तरीके से। ये कैसा शेप है, ये भी तो टेट्रागोनल ही शेप है ना। देखो दो उससे मैंने एक टेट्रागोनल क्रिएट कर दिया। अब इन जो पॉइंट अलग पॉइंट है, अब मैं इसको थोड़ा सा, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे बना देता हूँ किस तरह से बन रहा है। ये थोड़ा समझना, थोड़ा सा तुम्हें अगर आ जाएगा तो देखो, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, मैं खाली वही पॉइंट बना रहा हूँ जो इस सेल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ बॉटम पे था, एक पॉइंट इसके बॉटम पे था। ठीक है, अब देखो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैंने कनेक्ट कर लिया। अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन इन दोनों के बीच में है, दो क्यूबिक सेंटर के बीच में था। ठीक है, अब देखो ये जो मेरे पास, और इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ जैसे। ठीक है, अब देखो ये जो मेरे पास बना, अब ये भी तो अपने आप में क्या है, एक तरीके का क्यूबिक स्ट्रक्चर ही है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, उस अंदर वाले पॉइंट को हम देख लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये इसके बाहर वाले फेस पर है, ये वाला पॉइंट इसके पीछे वाले फेस पर है, तो इसके अंदर आए नहीं है दोनों पॉइंट। ये पॉइंट अंदर है, ये पॉइंट, आप देखो ये वाला वो जो हमारे पास पॉइंट है, लाइक ये एटम है, वो हमारे पास क्या होगा, इस क्रिस्टल के बाहर की तरफ को है, और ये वाला पॉइंट इसके पीछे की तरफ को है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ क्या क्या रहा है इसमें, यही एक पॉइंट आ रहा है अंदर, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ बीच में। देखो ये, अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तुम्हें नजर आ रहा है कि जो एफसीसी था वो क्लियरली बीसीसी में कन्वर्ट हो गया है। देखो यहाँ पे क्या है, इसके कॉर्नर पे तो पॉइंट है, टेट्रागोनल के कॉर्नर पर तो पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन इसके एक सेंटर पर भी आ रहा है। तो अब जो चीज मुझे बीसीसी, अब मैं इसको बड़े उसमें देखूंगा तो मुझे चीजें वो बीसीसी के फॉर्म में नजर आएंगी, ना कि एफसीसी के फॉर्म में। तो अगर वो बीसीसी के फॉर्म में नजर आ रही है, तो क्लियरली मैं उसको एफसीसी ना कह के उसको बीसीसी कहूंगा। ठीक है, और मैं उसको एफसीसी ना करके बीसीसी कहूंगा तो वहां पे एफसीसी फॉर्म फॉर्म ही नहीं होगा। तो इससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम कंसीडर नहीं करते, ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये एफसीसी की तरह, अगर ये बीसीसी की तरह दिख रहा है, तो बीसीसी की तरह दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे, इस एफसीसी को हटा करके यहाँ पे बीसीसी को ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ये बात समझ में आई। ठीक, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं और बना देता हूँ, रोम्बोहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सिंपल से समझना। रोम्बोहेड्रल की कंडीशन क्या क्या थी, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी था, लेकिन अल्फा
बीटा के बराबर तो है, लेकिन अल्फा बीटा 90 के बराबर है, लेकिन गामा 90 के बराबर नहीं है। तो गामा 90 के बराबर नहीं है, तो स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, थोड़ा सा समझना है इस चीज को। देखो, मान लिया ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 का एंगल है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड शेप में हो गया, हल्का सा, इस तरह से। ये इस तरह से हमारे पास क्यूबिक लैटिस बनता है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ठीक है। ये ए, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि ए और ए बी सी आपस में बराबर हैं, तो तीनों लेंथ बराबर होंगी। ये तीनों लेंथ जो बनेंगी वो बराबर होंगी। इसको तुम सेप देख लेना, थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अल्फा ए और ए तीनों लेंथ बराबर हो रही है। ये एक्सिस और ये एक्सिस बराबर होंगी। ये पॉइंट के बीच में जो ये पहला पॉइंट और दूसरा लैटिस मिल रहा है, चाहे मैं यहाँ से यहाँ की तरफ को चल जाऊँ, यहाँ से यहाँ की तरफ को चले जाऊँ, यहाँ से यहाँ की तरफ को आ जाऊँ, तो जब भी मैं जाऊंगा तो मैं ए डिस्टेंस चलूंगा तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा 90 के बराबर है, लेकिन गामा 90 के बराबर नहीं है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास है, वो एग्जांपल है हमारे पास किसका, हेक्सागोनल का। थोड़ा सा हेक्सागोनल को समझना, हेक्सागोनल किस तरह से आता है, ठीक है। हेक्सागोनल क्या होता है, तो हेक्सागोनल को हम अगर समझेंगे तो इस तरह से बनता है ये पॉइंट। इसको बनाऊं तो इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। इसे साइडवेज मैंने बनाई दी, ये वाला पॉइंट इससे मैच करेगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो ये शेप बन रहा है, ये क्या किसका शेप है, हेक्सागोनल का शेप है। हेक्सागोनल के शेप में हमने क्या पढ़ा था, देखो इसमें अल्फा बीटा और गामा किस तरह से डिफाइंड होते हैं। अल्फा बीटा और गामा को थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, अब जो ये हेक्सागोनल शेप है, ये हेक्सागोनल शेप जनरली क्या होता है, तीन, अगर मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करूँ, थोड़ा सा मैं तुम्हें इसको अलग तरीके से दिखाऊं, तो किस तरह से होता है समझना इसको। देखो, ये जो हेक्सागोनल शेप है, ये देखो, ये हेक्सागोनल शेप एक्चुअली में तीन क्यूबिक सेल से बनकर बना होता है, तीन क्यूबिक यूनिट सेल से बनकर बना होता है। देखो, एक क्यूबिक यूनिट सेल ये हो गया, दूसरा ये वाला ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया। तो ये तीन तीन चीजों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जो हेक्सागोनल होता है जनरली, हेक्सागोनल तीन क्यूबिकल लैटिस को मिल करके बना हुआ होता है। तीन क्यूबिकल लैटिसेस को मिल करके क्या बनता है, हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जहां पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि ये जो लेंथ होती है इसको हम सी कहते हैं, ये वाला लेंथ, ये हाइट इसकी सी हो जाएगी। ये जो लेंथ है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ए कह देंगे और इसे हम बी कह देंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब वैसे होने को तो एक क्यूबिकल है, तो ए बी और सी ऑलमोस्ट बराबर होंगे, ठीक है। और हमारे पास ये एंगल जो होगा, ये एंगल हमारे पास किस तरह से क्रिएट होता है, देखो, ये एंगल हम किस तरह से लेंगे, ये हमारे पास हो गया अल्फा, ये हो गया हमारे पास बीटा, और ये हो गया हमारे पास गामा। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं, ठीक है। जो इसके पैरामीटर थे वो पैरामीटर क्या कहते हैं, हेक्सागोनल के, होता है ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। ए बी के बराबर है, सी के बराबर नहीं है, तो ये हाइट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है कभी कभार हेक्सागोनल के केस में। और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन गामा जो होता है 120 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास जो हेक्सागोनल शेप है, वो हेक्सागोनल शेप इस तरह से बनता है हमारे पास, ठीक है। तो गामा 120 के बराबर होता है, और बाकी अल्फा बीटा क्या होंगे, 90 के बराबर होंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो इस तरह से हम क्या लेते हैं, सिंपल हेक्सागोनल। बाकी के शेप्स को भी तुम देख सकते हो, मैं तुम्हें वो जो अभी नोट्स भेजे थे उसमें तुम चेक कर लेना, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शेप किस तरह से बनते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट शेप्स थे मैंने तुम्हें थोड़ा सा अंदाज दे दिया कि किस तरह से वो शेप्स बनती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहा, ये थोड़ा सा 3 डायमेंशन में ब्रेवियस लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर का जो एक चीज है हमारे पास है कि हमारे पास किस तरह से और चीजें बनती हैं, और चीजों को हम किस तरह से लेंगे।
अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास रहा किसका, ब्रेवियस लैटिसेस की बात रही। हमने कहा कि जो हमारे पास ब्रेवियस लैटिसेस है और हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है, 3 डायमेंशन के अंदर कितने बनेंगे, तो ये मैंने थोड़ा सा तुम्हें डिस्कस करके बता दिया, ये मैंने तुम्हें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसको बना लेना, थोड़ा सा इसको पढ़ लेने एक बार, जो यहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वहाँ पे पूछ लेना। तो थोड़ा सा मैं अगर थोड़ा तुम्हारे पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ आप लैटिस डायरेक्शन के ऊपर। न्यू टॉपिक है लैटिस डायरेक्शंस, ठीक है। इसी के अंदर तुमने नाम सुना होगा मिलर इंडिसेस, एक आता है लैटिस डायरेक्शंस, प्लेन्स, ठीक है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, फर्दर टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, क्रिस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, मिलर इंडिसेस किस तरह से किसी एक क्रिस्टल की निकाली जाती हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। मिलर इंडिसेस को मैं क्लियरली कल डिस्कस करूंगा, जो आज थोड़ा सा है वो लैटिस डायरेक्शन के ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। तो लैटिस डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, कोई भी क्रिस्टल जो यहाँ पर क्यूबिक क्रिस्टल को अगर मैं बना रहा हूँ, तो कोई भी क्रिस्टल जो यहाँ पर बनता है सॉलिड स्टेट के अंदर, वो क्रिस्टल को हम क्या करते हैं, क्लियरली प्लेन्स में डिवाइड कर देते हैं। हम सोचते हैं देखो ये एक प्लेन हो गया इसका, ये दूसरा प्लेन है, ऐसे इसमें बहुत सारे इस प्लेन के अलोंग इनफाइनाइट नंबर के पैरेलल प्लेन्स बन जाएंगे, इसके आगे भी प्लेन्स बनेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आगे भी प्लेन बनेंगे, देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ऐसे इसके पीछे भी होंगे, ऐसे इसके आगे भी होंगे, ठीक है। ये प्लेन्स पूरे एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। दूसरे जो प्लेन्स हैं, मान लीजिए ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है, ये एक तरीके की प्लेन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब क्या होगा, लैटिस डायरेक्शन हमें क्या बताएगा, जैसे मान लीजिए इस लैटिस के अंदर ये वाला पॉइंट है कोई, ठीक है, ये इस लैटिस के अंदर ये वाला पॉइंट है कोई, ये इस लैटिस के अंदर ये वाला पॉइंट है कोई। तो इन पॉइंट की डायरेक्शंस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम किसके बारे में, वो किस तरीके से बताएंगे, हम वो लैटिस के डायरेक्शंस की वजह से बताएंगे, ठीक है। तो लैटिस में कौन सी डायरेक्शन आ रही है, लैटिस में कौन सी डायरेक्शन है, वो हम किसकी वजह से बताते हैं, इन लैटिस डायरेक्शंस की हेल्प से बताते हैं। कि अगर मुझे इस पॉइंट के इस पॉइंट की वैल्यू बतानी है, ये पॉइंट कहाँ पर रखा गया है, ये पॉइंट कहाँ पर है, और मुझे इसके बारे में बताना है, तो मैं लैटिस डायरेक्शंस का यूज इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये ओरिजिन है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ओरिजिन को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ओरिजिन को मानना पड़ेगा, तो मान लीजिए ये लेंथ क्या है, मैं इसको ए एक्स मान लेता हूँ, इस वाली लेंथ को y मान लेता हूँ, और इस वाली लेंथ को z मान लेता हूँ, क्लियरली, ठीक है। और मैं इसको x और इसको y, इसको z मान लेता हूँ। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है, सिंपल सा समझो, सिंपल समझो, मैं तुम्हें सिंपल सा पहले सिंपल डायग्राम समझाता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। और इन लैटिस डायरेक्शन को दिखाने का तरीका अपना अलग अलग होता है, ठीक है। लैटिस डायरेक्शन को दिखाने का तरीका हम एंगुलर ब्रैकेट में शो करते हैं, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट में डायरेक्शन शो करते हैं, फिर अगर ये फैमिली ऑफ डायरेक्शन है तो हम उसको इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट में शो करते हैं। फिर कल हम जब बात मिलर इंडिसेस करेंगे तो मिलर इंडिसेस को नॉर्मल कॉमन जो हमारे पास कॉमन पैरेंथेसिस होते हैं उसके अंदर शो करते हैं। और एक फैमिली को अगर हम मिलर इंडिसेस की फैमिली बता दें तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों के ऊपर कल बात करूंगा, इनको लिखने का तरीका इस तरीके से है। तो अगर मैंने कहीं पर 1 0 0 लिखा है, तो मुझे कौन सी डायरेक्शन को, ये कौन सी डायरेक्शन दे रहा है, वो हम अभी रिप्रेजेंट करेंगे। देखो किस तरह से होगा। अब ये जो सेल है, ये इसको हम यूनिट मानते हैं, तो इसकी लेंथ को हम 1 1 मान लेते हैं, मतलब कि इसकी लेंथ जो है वो यूनिट है, ठीक है। तो हम इसकी बात करें, ये सिंपल क्या है, ये क्यूबिक लैटिस है, कैसे है, क्यूबिक लैटिस है, ठीक है। तो अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ भी ए है, और ये लेंथ भी ए है, अगर ये तीनों लेंथ अगर मेरे पास ए हो गए, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है मेरे पास, अब देखो 1 0 0, अब मैं इसको मानता हूँ एक्स, इसको मानता हूँ मैं वाई, और इसको मानता हूँ मैं जेड, और ए को मैंने मान लिया 1, मतलब कि 1 1 लेंथ ही है तीनों, ठीक है। तो किस तरह से हम इसको डायरेक्शन को शो करेंगे, देखो 1 0 0 लेंथ कौन सी होगी, ये बता रहा है एक्स को, ये बता रहा है वाई को, ये बता रहा है जेड को, ठीक है। तो एक्स में मैं कितना चला, मैं एक्स में 1 यूनिट चला, तो 1 यूनिट चल के इस पॉइंट पर आ गया हूँ। वाई में मैं चला नहीं, जेड में मैं चला नहीं, तो मैं कितना लेंथ चलाऊं, इतना ही लेंथ चलाऊं। तो ये डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये लाइन बाहर को तरफ को आ रही है, ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, 1 0 0 वाली डायरेक्शन है। ये तुमने नॉर्मल पढ़ा होगा, 0 1 0 वाली लाइन या 0 1 0 वाली डायरेक्शन कौन सी है, तो 0 1 0 वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, एक्स में कुछ नहीं चला, वाई में कुछ नहीं चला, हेलो, हाँ क्या हुआ, क्लास ओवर हो गया। हाँ वो वाई वाली होगी, जो 0 1 0 होगी, जो 1 0 0 मैंने कहा वो एक्स वाली है, ठीक है। और जो 0 1 0 वाली मैंने कहा वो 0 1 0 ये वाली डायरेक्शन होगी, ये वाई है, हाँ, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये मैंने एक्स यहाँ पे एक्स नहीं हुए, एक्स मैंने ये इस डायरेक्शन में बनाया, वाई मेरा इस डायरेक्शन में, और जेड मेरा इस डायरेक्शन में,
ठीक है। तो x इस डायरेक्शन में, y इस डायरेक्शन में, z इस डायरेक्शन में। तो z की अगर मैं बात करूंगा किसकी, 0 0 1 वाली, तो 0 0 1 वाली जो मेरी डायरेक्शन होगी, लेटेस्ट डायरेक्शन, वो किस तरह से होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। आया। अब इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ। कॉम्प्लिकेट कैसे करता हूँ, सिंपल समझना, ये तो सिंपल सा था। अब मेरे पास क्यूबिक लैटिस है, थोड़ा सा समझना, मैं यहाँ पर एक्सिस कौन सी मान रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास जेड एक्सिस है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ 1 1 0 वाला। तो 1 1 0 कौन सी डायरेक्शन को शो करता है, देखो मैं एक्स में कितना चला 1, इस पॉइंट पर आ गया, वाई में कितना चला 1, इस पॉइंट पर आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने ओरिजिन माना था, हम ओरिजिन से फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। ये जो लाइन होगी, ये जो मैंने एरो एरो शो किया है, तो इसकी तरफ तुम बाहर की तरफ को भी शो कर सकते हो। ये जो डायरेक्शन होगी, कौन सी डायरेक्शन है, इसको हम कहते हैं 1 1 0 डायरेक्शन है। ऐसे ही मेरे पास 0 1 1 वाली कौन सी डायरेक्शन होगी, मैं एक्स में तो कुछ चल नहीं रहा, वाई और जेड में चल रहा हूँ, तो मेरी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये। मैं अगर इसको ऐसे करूँ तो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ ये इस पॉइंट से बाहर निकलेगा, इस ये वाले पॉइंट से। ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, 0 1 1। अगर मैं बात करूंगा 1 0 1 वाली, ठीक है, तो 1 0 1 वाली कौन सी डायरेक्शन होगी, तो 1 0 1 वाली डायरेक्शन देखो, वाई में मैं कुछ नहीं चल रहा हूँ, एक्स और जेड प्लेन में चलूंगा। तो एक्स और जेड प्लेन कौन सा है, ये। तो मैं एक्स में चला 1, वाई में मैं कुछ नहीं चला, जेड में चला मैं 1। तो ये वाले पॉइंट, तो पहला पॉइंट ओरिजिन से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, देखो थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ, ये इस तरह से जो डायरेक्शन बनेगी यहाँ पर, ये वाले डायरेक्शन में, इसे हम कहेंगे 1 0 1 वाली डायरेक्शन। इसी समझ में आया। ये मेरे पास 1 1 0 वाली है, ये 1 0 1 वाली है, और ये मेरे पास क्या हो गया, 0 1 1 वाली डायरेक्शन होगी। अगर मैं बात करूं कि 1 1 1 वाली डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, तो 1 1 1 वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, देखो मैं एक्स में चला 1, वाई में चला 1, और जेड में भी चला 1, तो मैं इस पॉइंट पर आ गया, इस ओरिजिन से। तो ये वाली डायरेक्शन जो होगी, मैं इसको या दूसरे से बनाता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ, देखो ये वाली जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे, ये कौन से इंडिसेस है, 1 1 1, ये डायरेक्शन हमें 1 1 1 बताती है। तो डायरेक्शन ऑफ प्लेन्स किस तरह से आएंगे, ये यहाँ पर हमने देख लिए। ठीक है। तो कल मैं इसमें थोड़ा सा बात करूंगा, देखो यहाँ पे, तो कल मैं जो बात करूंगा वो करूंगा निगेटिव एक्सिस पर। अगर मैं यहाँ पे ऐसा हो गया कि निगेटिव एक्सिस में चला गया, मैं निगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा हूँ, फिर पॉजिटिव वाई में जा रहा हूँ और पॉजिटिव जेड में जा रहा हूँ, तो तब क्या होगा डायरेक्शन से, उसको हम निगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं बार से। जैसे मैंने 1 बार लिख दिया, तो 1 बार कहने का मतलब है, अगर मैंने 1 बार 0 0 लिख दिया, तो 1 बार 0 0 कहने का मतलब है मैं एक्स डायरेक्शन में निगेटिव डायरेक्शन को चला गया। और मेरे पास ये क्यूबिक लैटिस है, अगर ये मेरे पास क्यूबिक लैटिस है, इस क्यूबिक लैटिस के मैं नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया हूँ, अगर ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव की तरफ को नेगेटिव एक्सिस में चला गया हूँ, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन, उसको हम डायरेक्शन 1 0 0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसमें आता है 1 1 1 बार 1 1, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये निगेटिव वाले जो है मैं कल बताऊंगा, और इसमें एक कल जो टर्म स्टार्ट होगा वो होगा मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस क्या होती है, मिलर इंडिसेस हम किस तरह से किसी प्लेन की निकालते हैं, उसका तरीका बताऊंगा। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे कल। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ, तो ये जो हमारे पास डायरेक्शंस हैं, लेटेस्ट डायरेक्शंस हैं, और ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा देख लेना, मैं तुम्हें इसका नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, और जो आज क्लास हुई, जो मैंने तुम्हें बताया प्रीवियस लेटेस्ट किस तरह से होती है, ठीक है, किस तरह से हम इसको इस पर पढ़ लेना। ठीक है, जो कल हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा लेटेस्ट डायरेक्शंस, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा इसमें, और मिरर इंडिसेस को मैं बताऊंगा कि मिरर इंडिसेस कैसे हम करते हैं, मिरर इंडिसेस कैसे निकालते हैं किसी प्लेन की। ठीक है, फिर हम देख लेंगे तुम्हारा कौन से कोर्स में कितना है, उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो आज क्या यही करते हैं फिर, तो मैंने रिकॉर्डिंग आज की क्लास की कर दी है वैसे, तुम हो सके तो बाद में देख लेना, अगर जो तुम्हारे सीमा को भी बता देना। ठीक है, अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ थी ना मेरी, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। ओके।